नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी कंपटीशन की तैयारी में जुटे हुए हैं और बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं। एलडीसी की अभी एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है, जुलाई में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और एलडीसी के लिए पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। लगभग 10,644 पद हैं। तो आप यहाँ पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं। तो जहाँ तक मैं यदि एलडीसी की बात करूँ तो एलडीसी में जो मैथ का पार्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका कारण होता है कि जीके यदि आप कितने भी पढ़ लें, ठीक है ना, जीके आप पढ़ें कितने भी पढ़ें, सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट जो है जीके पढ़ते हैं, लेकिन जीके में जहाँ तक नंबर आने वाली बात आ जाती है तो लगभग सभी कितना भी कोई पढ़ाई करे तो एवरेज मार्क्स जो हैं वो आते हैं। यदि माना कि आपको 50 क्वेश्चन जीके के अंदर आ रहे हैं तो आप कितनी भी आपने पढ़ाई की है तो भी आप 40 क्वेश्चन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाते हैं। अब यदि बात आती है आगे मैथ की कि मैथ क्यों इम्पोर्टेंट होती है, कि यदि किसी बच्चे की किसी स्टूडेंट की मैथ बहुत अच्छी है तो वो मैथ के अंदर यदि 50 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो वो 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। और अटेम्प्ट करने का मतलब है कि वो 50 के 50 क्वेश्चन राइट भी कर सकता है, मतलब सही भी कर सकता है। और यहाँ पर सही का मतलब सही, गलत का मतलब गलत, ठीक है ना। तो ये मैथ का जो पार्ट है इसलिए आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी मैथ के अंदर ध्यान रखनी है कि मैथ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ में हमने यहाँ पर जो है हमारे दो टॉपिक जो है वो हमने अंक गणित के पहले लिए थे और वो दोनों टॉपिक जो है वो अच्छी तरह आपके तैयार भी हो गए हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है व्यापार में जो हमारी मैथ होती है, व्यापार की गणित, मतलब लाभ हानि और बट्टा। यदि लाभ हानि और बट्टा की यदि अपन बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सूत्रों और अवधारणाओं की संपूर्ण दृश्य समझ यहाँ पर हम पढ़ें। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जिस प्रकार से प्रश्न आता है और उस प्रश्न को किस प्रकार से आपको हल करना है, यहाँ पर अपन को एक चीज ध्यान देनी है कि प्रश्न जल्दी से जल्दी आपका हल हो, ठीक है ना। ये मतलब नहीं है कि हमसे इसका कंसेप्ट आता है, हमसे इसका सूत्र आता है, हम इसको अच्छे ढंग से कैलकुलेशन करके कर देंगे। नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उसका कंसेप्ट इस प्रकार आना चाहिए कि आपका आंसर जल्दी से जल्दी आपके सामने हो। जितना जल्दी आंसर आपके सामने होगा कंपटीशन में आपके लिए उतना ही फायदा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन तीन चीज के बारे में बात करेंगे आपसे, लाभ हानि और बट्टा। सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि लाभ हानि और बट्टा क्या होता है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर हमको किस किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से कैसे देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमको इसके अंदर क्या क्या चीज़ पूछी जाती है और उसका हमको आंसर किस प्रकार से जो है वो देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर हमने क्रय मूल्य लिखा, अंकित मूल्य लिखा, विक्रय मूल्य लिखा। क्योंकि जब आप लाभ हानि पढ़ेंगे तो आपको क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि क्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य के अंदर हमने लिखा कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, नोट, मरम्मत या अतिरिक्त ऊपरी खर्च भी इसी में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। माना कि आपने कोई वस्तु जो है वो खरीदी ली और खरीदी आपने वो 100 रुपये में, ठीक है ना। वो वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी, लेकिन यदि उस वस्तु के अंदर कोई मरम्मत की आवश्यकता थी तो आपने मरम्मत करवाई, उस वस्तु को आप अपने बिजनेस पॉइंट तक लेकर आए तो उसमें आपका किराया लग गया,
ठीक है ना, या अन्य किसी प्रकार का कोई भी खर्चा यदि आपने उस वस्तु के लिए दिया है, ठीक है ना। जैसे माना कि आपने इसमें आपका 30 रुपये खर्चा और हो जाता है, तो इसका टोटल जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 130 रुपये हो जाएगा। मतलब ये वस्तु आपके बिजनेस पॉइंट पर, मतलब आपके व्यापार में ये वस्तु जब शामिल हुई तो इस वस्तु के लिए आपका 130 रुपये का खर्चा हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ये आपका क्या हो गया। आपसे यदि कोई ऐसा प्रश्न आए कि ये वस्तु इतने में खरीदी, लेकिन उसको लाने में, ठीक है ना, कोई यातायात का खर्चा आ रहा है, कोई मरम्मत या अन्य प्रकार का कोई भी यदि आपने खर्चा किया है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य के अंदर ऐड करते हैं, मतलब वो हमारा क्रय मूल्य होता है। ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं अंकित मूल्य की, तो अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य उस वस्तु के ऊपर जो छपा होता है, मतलब जैसे यदि उस वस्तु पर अपन यहाँ पर आपने देखा होगा MRP लिखा होता है वस्तु के ऊपर, और MRP माना कि किसी भी वस्तु की 150 रुपये लिखी हुई है, तो ये आपका क्या है, उस वस्तु के पैकेट पर या उस वस्तु के ऊपर ये चीज आपकी क्या है, छपी हुई है, अंकित है, प्राइस अंकित है। तो जो प्राइस अंकित होती है, जो प्राइस उस पर छपी होती है, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहेंगे उसको। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अंकित मूल्य जो होता है वो वस्तु के ऊपर प्रिंट होता है, वस्तु के ऊपर छपा होता है। दुकान वाला कहता है किसी भी वस्तु के लिए कि भैया इस वस्तु पर ये मूल्य अंकित है, तो इतने रुपए की ये वस्तु है, तो भैया वो वस्तु उतने रुपए की जरूरी नहीं कि आपको उतना, इसका मतलब है कि ये छपा है कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, मतलब ये अधिकतम मूल्य है। ठीक है ना, इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह भी दे देता है। अब बात आती है विक्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य वह होता है जिस अंतिम मूल्य पर वस्तु ग्राहक को बेची जाती है। ठीक है ना, माना कि यहाँ पर अपन ने देखा कि एक वस्तु जो है वो 130 रुपये में क्रय की गई, ठीक है ना, उस पर माना कि 150 रुपये अंकित है, लेकिन मैंने 145 रुपये में बेच दी, 145 रुपये में उसको मैंने बेच दिया, मतलब ग्राहक की संतुष्टि के लिए मैंने 5 रुपये कम कर दिए और ग्राहक ने उसको 145 रुपये में खरीद लिया। ठीक है ना, तो ये आपका जो है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका अंकित मूल्य है, और ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य। ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य। तो तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य वस्तु खरीदी गई, या यहाँ पर हमने लिखा कि मरम्मत या अतिरिक्त ऊपरी खर्च यदि वस्तु के लिए हुआ है तो वो वस्तु के क्रय मूल्य में ऐड होता है, क्रय मूल्य में जुड़ता है। यदि मैं अंकित मूल्य की बात करूं तो अंकित मूल्य का मतलब हो गया कि जो रेट, जो प्राइस, जो कीमत उस वस्तु के ऊपर अंकित की गई है, छपी हुई है, उसको मैं अंकित मूल्य कहूंगा। और ये जरूरी नहीं कि वस्तु इसी मूल्य में बेची जाए, उससे कम भी हो सकता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य वो अंतिम मूल्य है जिस मूल्य पर या जिस कीमत पर वो वस्तु बेची गई है। मतलब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि मेरे पास एक वस्तु थी, मेरे घर में 130 रुपये की पड़ी, मतलब 130 रुपये में मेरे पास ये वस्तु आई, 150 रुपये मैंने उस पर मूल्य अंकित कर दिया, लेकिन मैंने उसको बेची अंतिम रूप से कितने में बेच दी, 145 रुपये में। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका अंकित मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है, तीनों चीज आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास में जो चीजें निकल के आती हैं वो सीपी, एसपी, सीपी और एसपी। मतलब लाभ कब होगा, हानि कब होगी। लाभ और हानि आपको खूब पता है कि यदि मैंने वस्तु कम में खरीदी और अधिक में बेच दी, कम में खरीदी मैंने और अधिक में बेच दी, तो वो जी लाभ हो जाएगा। यदि मैंने वस्तु अधिक मूल्य में खरीदी और कम मूल्य में मैंने बेच दी,
तो मुझे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। यदि यहां पर मैं लाभ की बात करूं, ठीक है ना, लाभ की, तो आप देख रहे हैं यहां पर सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है वो आपका अधिक है। क्या है अधिक, विक्रय विक्रय मूल्य अधिक, और क्रय मूल्य जो है वो आपका कम है। आपको पता है तराजू किस साइड में झुकता है, जिधर वजन अधिक होता है। तराजू किस साइड में झुकता है, जिधर वजन अधिक होता है। मतलब आपका विक्रय मूल्य जो है वो अधिक है, इसलिए ये इधर की साइड में झुका। ठीक है, यहां पर हमने लिखा कि विक्रय मूल्य जो है वो अधिक होता है किससे, क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अधिक होता है। ये आपके जो है मैथ के अकॉर्डिंग दो चिन्ह होते हैं। अब बहुत से, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को इसमें चक्कर पड़ जाता है कि सर हमें कंफर्म नहीं हो पाता, कभी कभी हमसे गड़बड़ी हो जाती है। तो भैया ध्यान रखना कि जिस साइड में मुंह खुला होता है, इधर इसका मुंह खुला है तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो ये इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा, इधर बड़ा इधर छोटा। जिस साइड में इसका मुंह ओपन है, मुंह खुला है, उस साइड बड़ी संख्या है, और जिस साइड इसका मुंह बंद है उस साइड संख्या छोटी है। तो यहां पर हमने देखा कि इसका विक्रय मूल्य की तरफ मुंह जो है वो चौड़ा है, बड़ा मुंह है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। यहां पर यदि अपन को लाभ निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, और इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये लाभ प्रतिशत है। ये लाभ क्या है, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। यदि मुझे ओनली लाभ निकालना है, ओनली लाभ निकालना है, यदि माना कि मुझे क्या निकालना है, लाभ, तो लाभ जो हो जाता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका लाभ हो गया। विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा दो, लाभ हो गया। लेकिन मुझे लाभ प्रतिशत चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रतिशत के लिए। और हमेशा आपको ध्यान रखना है लाभ और हानि जो आपकी निकाली जाएंगी वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती हैं, विक्रय मूल्य पर निकाली नहीं जाती है। जैसे माना कि कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी है ना, और माना कि मैंने 125 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, 25 रुपया। लाभ कितना हुआ उसको, 25 रुपया लाभ हुआ। लेकिन लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो 25 कितने पर हुआ, 100 पर हुआ। मतलब क्रय मूल्य आपको नीचे लिखना है, और 100 से 100 गया तो ये 25% इसका लाभ हो गया। ठीक है, ये चीज अपन को जो है वो ध्यान रखनी है। यदि बात आती है हानि की, तो हानि का भी यही सेम प्रोसेस रहेगा आपका। हानि में क्या होता है, हानि में क्या होता है, विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है, वो विक्रय मूल्य कम हो जाता है और क्रय मूल्य अधिक हो जाता है। खरीदी ज्यादा में, बेच दी कम में, खरीदी ज्यादा में, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य। ये आपका क्या है, क्रय मूल्य अधिक है। क्रय मूल्य क्या है, अधिक है, और विक्रय मूल्य क्या है, कम है। मतलब आपने किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदा और कम मूल्य में बेच दिया, तो आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। मतलब इसमें क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से, हानि में क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से। यदि आपको हानि निकालनी है कि हानि कितनी हुई, हानि कितनी हुई, तो बताइए हानि कितनी होगी, विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो विक्रय मूल्य को आप, विक्रय मूल्य में से यदि मैं क्रय मूल्य को निकाल दूं, तो ये अपने आप माइनस दिख जाएगा। अपने आप क्या दिख जाएगा, माइनस, क्योंकि यहां पर विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा, तो ये क्या दिखेगा, माइनस में आएगा। और माइनस का मतलब हो गया हानि, माइनस का मतलब क्या हो गया, हानि। और यदि आपको माइनस प्लस के झंझट में नहीं पड़ना है तो बड़ी को छोटी में, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो,
क्योंकि क्रय मूल्य अधिक होगा हानि में। और यदि आपको हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो तो आपको क्या करना है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। यदि माना कि यहाँ पर ऐसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के अंदर अपन को पता चलता है कि माना कि मैंने कोई वस्तु 120 रुपये में खरीदी और 110 रुपये में बेच दी। 120 रुपये में मैंने खरीदी, 110 रुपये में मैंने बेच दी। यहाँ पर आपको कितने रुपए की हानि हो गई, 10 रुपये की हानि हो गई। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि भाई 10 रुपये की हानि जो हुई है तो हानि का प्रतिशत बताओ, हानि का प्रतिशत बताओ। तो क्रय मूल्य हानि के अंदर क्रय मूल्य अधिक होता है, तो आपका क्रय मूल्य है 120, 10 रुपये की आपकी हानि है, 100 से गुना कर दो, 1 से 1 गया, 100 में आपको 12 का भाग देना पड़ेगा, ये आपकी आ जाएगी हानि। 12 अंठा 96, ठीक है ना, बचे 4/12, मतलब 8 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा। यदि आपको हानि का प्रतिशत निकालना है तो स्वर्ण नियम गोल्डन रूल है कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। ये हमने आपको अभी बता दिया था कि आपको यदि प्रतिशत की गणना करनी है, लाभ और हानि निकालनी है, तो आप डायरेक्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। ठीक है ना, आप एक सूत्र रट लो कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है। यदि प्लस की संख्या बचती है तो लाभ हो गया, यदि माइनस की संख्या बचती है तो हानि हो गई। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पर एक ही सूत्र लिखा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ। यहाँ पर भी हमने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखा, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर प्लस, ये माइनस की है, यहाँ पर प्लस की बचेगी। तो जहाँ प्लस होता है तो लाभ हो गया, जहाँ पर माइनस हो गई तो हानि हो गई। ठीक है ना, या आप इसको उल्टा कर सकते हैं, लाभ में विक्रय मूल्य अधिक होगा, हानि में क्रय मूल्य अधिक होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं आगे। यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तद अनुसार उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है। देखिए यहां पर आपको ना तो विक्रय मूल्य दिया गया, ना क्रय मूल्य दिया गया, ना कुछ नहीं दिया गया, डायरेक्ट कुछ नहीं दिया गया, लेकिन आपसे कहा गया कि एक वस्तु का लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य जो है मतलब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है। कितने का, किसका, विक्रय मूल्य का। ठीक है, तद अनुसार तो विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितने प्रतिशत है, मतलब आपको उल्टा बताना है। आपको क्या बताना है, उल्टा। जैसे यहां पर अपन ने एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि विक्रय मूल्य जो है वो आपका 100 है, विक्रय मूल्य आपका कितना है 100, लेकिन आपने जैसे ये कह रहा है उसके अनुसार क्रय मूल्य आपने निकाल लिया और क्रय मूल्य आपका बच गया 40। आप देखिए कैसे, कैसे यहां पर कहा गया कि लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, मतलब आपने विक्रय मूल्य माना 100, ये कह रहा है कि जो उसका लागत मूल्य जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 40% है। कितना प्रतिशत है, 40। तो बताइए भैया मुझे इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ 40। ये आगे आपसे पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है। आपसे यहां पर तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि विक्रय मूल्य जो है आपका, ये विक्रय मूल्य जो है मतलब ये जो है 100, उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है, 40 के कितने प्रतिशत है, ये किसके, 40 के, 40 के कितने प्रतिशत है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। जब अपन को ऐसे पूछता है तो अपन 40/100 की जगह 100/40 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है और आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो आपको विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है ना, तो आपका विक्रय मूल्य कितना है, आपका 100,
क्रय मूल्य कितना है 40, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है प्रतिशत, आपको प्रतिशत पूछ रहा है। ये आपकी 0 से 0 गई, 4 से ये 25 बार गया, और ये हो गया आपका 250%। कितना हो गया 250%। ये यहां पर आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है भाई, ये 250% आपका आंसर आएगा। क्यों, आपसे प्रश्न जैसे जैसे कहा उसकी हमने 3 स्टेप यहां पर बना ली। ठीक है ना, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, और एक स्टेप ये है। ये आपको दोनों स्टेप दी गई है, लेकिन हमने निकाला है। यहां पर आपको केवल एक ही संख्या दी गई है 40% वाली। क्लियर है। ऐसे यदि प्रश्न आपको आ जाते हैं, आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न अपन को आता है कि जब ए वस्तुओं को, ठीक है ना, बी में खरीद कर सी वस्तुओं को डी में बेचा जाए। कई बार ऐसे क्वेश्चन अपन के सामने निकल के आते हैं, कैसे क्वेश्चन निकलते आते हैं कि ए वस्तुओं को बी रुपए में खरीद कर सी वस्तुओं को डी में बेचा जाए। यहां पर हमने आपको एक चीज बताई कि जो ए वस्तुएं थी, कौन सी वस्तुएं थी, ए वस्तुएं थी, ठीक है ना, उनको हमने किस में खरीदा, बी में, और सी वस्तुएं जो थी उनको हमने कितने में बेच दिया, डी में। जब आपको ऐसी स्थिति आ जाती है तो इनको आपस में उल्टा कर दिया करो। ए वस्तुएं बी रुपए में, इसको नीचे लिख दो, सी वस्तुएं कितने रुपए में, डी रुपए में। ठीक है, आप इनको क्रॉस कर दो। क्या कर देंगे, इनको क्रॉस कर देंगे। अब आप देखिए नीचे, इसका मानक सूत्र क्या बन जाएगा। यदि आपको प्रतिशत लाभ हानि निकालना हो, प्रतिशत लाभ हानि निकालना हो, तो ए डी माइनस बी सी बटा बी सी, और इसको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यदि आपको शॉर्टकट से निकालना है, तो शॉर्टकट से निकालना है तो क्रय वस्तु गुना विक्रय मूल्य। जो क्रय वस्तु है उसको आपको विक्रय मूल्य से गुना करना है। क्रय वस्तु मतलब ये खरीदी गई ए, इसको किससे गुना करना है, विक्रय मूल्य से, माइनस विक्रय वस्तु गुना क्रय मूल्य, मतलब होगा यही। आपको इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन हल करेंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ये परीक्षा में खूब आते हैं। इसका आने का कारण क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई चीज नहीं दी होती है आपको। ऐसा नहीं कि इतना क्रय मूल्य, इतना विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत निकालो, हानि प्रतिशत निकालो, ये निकालो, वो निकालो, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर केवल इतना दिया जाएगा कि 2 वस्तुओं को 5 रुपए में खरीदा गया है ना, और 4 वस्तुओं को 6 रुपए में बेच दिया गया। अब बताओ हानि हुई, लाभ हुआ, क्या हुआ, प्रतिशत बताओ, लाभ हानि का प्रतिशत। जैसे इसके अपन क्वेश्चन देखने, ये आपको सूत्र जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। लाभ हानि का प्रतिशत आपको निकालना है, तो ये ध्यान रखना है, और ये डायग्राम जो है अपन को ध्यान रखना है। ए को अपन डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इस सूत्र का अपन जो है वो प्रयोग कर देंगे। यहां पर अपन ने एक इससे संबंधित प्रश्न देखा, इससे संबंधित क्या देखा, प्रश्न की परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा। ये तो अपन ने ए और बी करके जो है वो हमने इसको समझ लिया, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जैसे आया कि 15 वस्तुएं थी, कितनी वस्तुएं, 15 वस्तुओं, 12 रुपए में खरीदा, 15 वस्तुओं को 12 रुपए में खरीदा, और 12 वस्तुओं को 15 में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए वस्तुएं थी 15, खरीदी कितने में थी, 12 रुपए में, लेकिन जब उसने बेचा, ये तो आपका क्रय मूल्य है, लेकिन जब उसने बेचा तो 12 वस्तुओं को उसने 15 रुपए में बेच दिया, 12 वस्तुओं को उसने 15 रुपए में बेच दिया। तो आज से पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपके पास में जो सूत्र है वो सूत्र आपको पता है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और सूत्र का प्रयोग यहाँ पर विशेष आप इसका भी प्रयोग जो है यहाँ पर
कर सकते हैं, आसानी से कर दीजिए, आपको किसी भी प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 से करना है, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है क्या, प्रतिशत। क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, 15 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और नीचे बी का है तो 12 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने, 15 15 225 हो जाएगा, 12 12 2 144 बटा 144 गुना 100। 225 में से 144 माइनस कर दिया, 81 बटा 144 और मल्टीप्लाई इसको कर दिया किससे, 100 से। अपन इसको क्या कर देंगे, इसको काट देंगे और काटने के बाद में आपकी स्थिति जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर हमने इसको जैसे 9 से काट दो, 9 नाम 81, 9 एकम 9 और बचेंगे 5, 9 छिक्के 54, 16 से कटेगा ये, ठीक है ना। 4 चक्कू 16, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, 25 नम्मा हो गया 225 बटा 4, ठीक है ना। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, बच गए कितने, 1, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। ये 56.25% जो है उसको यहाँ पर लाभ की स्थिति बन जाएगी। इस प्रकार से आप यदि इसको करते हो, आपका आसानी से जो है वो आंसर आ जाता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होती है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसको। यहां पर आपको एक स्थिति है कि दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, लेकिन कम वजन त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करता है। मतलब आपको ऐसे प्रश्न कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं कि गलती हो गई दुकान वाले से, 1 किलो की जगह उसने 900 ग्राम तोल दिया, 1 किलो की जगह उसने 800 ग्राम तोल दिया, या 20 ग्राम कम तोल दिया, 50 ग्राम कम तोल दिया। आप देखिए यहाँ पर मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, मतलब ये मेरा क्या है, 100 रुपये क्रय मूल्य है। क्या है ये, क्रय मूल्य। ये कह रहा है कि वो दुकानदार दावा कर रहा है कि मैं जिस वस्तु को जितने रुपए में खरीदता हूँ उतने रुपए में मैं बेच देता हूँ, मतलब ये वस्तु को 100 रुपये में ही बेच देता है, मतलब आप इसका विक्रय मूल्य भी जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। लेकिन अब उसके बचता क्या है, लेकिन वो क्या करता है कि कम वजन त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करता है। मतलब वो जो दुकान वाला है वो 1 किलो वस्तु की जो नाप है उस 1 किलो के बजाय कम नापता है, ठीक है ना, वस्तु को कम तोलता है। तो यहां पर यदि लाभ प्रतिशत की बात आएगी तो आपको क्या करना है, क्या करना है, ऊपर आपको त्रुटि लिखनी है, जो त्रुटि आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न के अंदर लिखी आएगी कि उसने 100 ग्राम कम तोल दिया, 50 ग्राम कम तोल दिया, ये त्रुटि आपको लिखी आएगी। इसके नीचे बटा में हमको लिखना है उसका सही मान। सही मान मतलब, सही मान मतलब जैसे टोटल कितनी वो देना चाहता है, जैसे वो उसको 1 किलो देना चाह रहा है लेकिन उसने त्रुटि कर दी, तो 1 किलो उसका सही मान हो गया, और इसके माइनस में आपको त्रुटि लिखनी है और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। यहां पर लाभ हमेशा उस वजन पर गिना जाता है जो वास्तव में ग्राहक को दिया गया हो, न कि उस पर जिसका दावा किया गया हो, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत, लाभ जो है हमेशा किस पर किया गया जाएगा, जो वास्तव में ग्राहक को दिया गया हो, जो वास्तव में ग्राहक को, मतलब माना कि वो 1 किलो तोलने वाला था, 1000 ग्राम देने वाला था, लेकिन उसने 100 ग्राम की गलती करके 900 ग्राम दे दिया, तो उसका जो लाभ निकाला जाएगा वो किस पर निकाला जाएगा, जो वास्तव में ग्राहक को दिया गया। तो वास्तव में ग्राहक को कितना दिया गया, 900 ग्राम दिया गया, वास्तव में ग्राहक को कितना दिया गया, 900 ग्राम दिया गया, 1000 ग्राम नहीं दिया गया। तो ये जो लाभ है, जैसे यहाँ पर अपन ने दिया गया है कि 1000 ग्राम मतलब 1 किलो वो तोलना चाहता था, लेकिन उसने तोल दिया कितना, 800 800 ग्राम उसने तोल दिया। कितना तोल दिया, 800 ग्राम। तो 200 ग्राम की जो त्रुटि हो गई, कितनी त्रुटि हो गई, 200 ग्राम की। तो यहां पर जो लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा, जो लाभ निकाला जाएगा वो आपके 800 ग्राम पर निकाला जाएगा, न कि 1000 ग्राम पर।
ये चीज आपको समझनी है। ये सूत्र आपको जो है वो याद रखना है कि त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। ये आपको सूत्र को याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर अपन ने एक सवाल किया, एक क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास अपन करेंगे। इसमें दिया कि एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहां पर आ गई बात, त्रुटि हो गई। त्रुटि मतलब ये त्रुटि जान के भी कर सकता है वो। तो 1 किलोग्राम दावा किया गया था कि मैं माना कि जैसे एक व्यक्ति है 45 रुपये किलो उसके पास चीनी आ रही है, मतलब क्रय मूल्य 45 रुपये किलो, लेकिन वो ग्राहकों को भी 45 रुपये किलो में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य भी उसका 45 रुपये किलो का है। लेकिन उसने खरीदी जब 1 किलो थी, लेकिन जब उसने बेची तो 800 ग्राम उसने उसको ग्राहक को दे दी। तो ये 200 ग्राम जो चीनी है, 200 ग्राम जो शक्कर है, ये उसके पास बच गई। तो ये उसका क्या है, लाभ है। ये उसका क्या है, लाभ है। और ये लाभ किसके ऊपर हुआ, ये वास्तविक तोल के ऊपर होता है जो दुकान वाले ने ग्राहक को दिया है। यहां पर अपन देखेंगे त्रुटि कितने की हुई, एरर कितने का हुआ, 200 ग्राम का। लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। लाभ प्रतिशत हमने सूत्र दे रखा है अपन ने कि त्रुटि ऊपर लिखनी है, ठीक है ना। सही मान 1000 ग्राम और त्रुटि 200 ग्राम इंटू 100। आपका आंसर यहाँ पर आसानी से आ जाएगा 200 बटे 800 इंटू 100, ठीक है ना। ये आपके 200 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, मतलब ये आपका जो लाभ प्रतिशत आएगा ये 25% आपका आ जाएगा। एक तो इसका ये सूत्र से तरीका है। एक माना कि यदि आपको ये डायरेक्ट यहीं पर कर देना है, यहीं पर, तो आप देखो यहीं पर कर दो इसको, आपको ये सूत्र तक भी नहीं जाना है। आप देखिए, आप मुझे ये बताइए कि ग्राहक को उसको कितना देना चाहिए था, 1000 ग्राम देना चाहिए था, उसने दिया कितना, 800 ग्राम, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान हैं, तो लाभ कहां से हुआ, लाभ हुआ मात्रा में। लाभ किसमें हुआ, मात्रा में। उसने बेईमानी कितने की कर ली, 200 ग्राम की। 200 ग्राम चीनी या शक्कर को उसने बचा लिया। 45 रुपए किलो में उसने 1 किलो खरीदी थी, 45 रुपए किलो में ही उसने बेच दी। लेकिन उसने जब बेचा तो 800 ग्राम ग्राहक को दिया, 200 ग्राम उसने खुद ने बचा ली। तो ये 200 ग्राम जो है ये उसका लाभ है। पैसों में लाभ नहीं है, वस्तु का लाभ है। अब ये 200 ग्राम लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 800 ग्राम पर हुआ। क्या निकालना है, प्रतिशत, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 4 बार, 4 से 25 बार, तो 25% उसको लाभ हो गया। किसी भी प्रकार से आप इसको देख लीजिए, डायरेक्ट देख लो, कैसे भी देख लो, क्वेश्चन आपका आसान है। अब अपन बात करेंगे बट्टा। बट्टा क्या होता है, बट्टा भी खूब आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि बट्टा होता क्या है। यहां पर बट्टा जो है वो हम डिस्काउंट को कहते हैं, छूट। आप दुकान पे सामान लेने गए, दुकान वाले ने बोला ये वस्तु भाई 100 रुपए की है, तो हम उससे कहेंगे भैया सही से लगा लो, कुछ डिस्काउंट दे दो। उसने कही कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ। कितना, 10%, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी भैया, 90 रुपए। आपको दुकान वाले ने 100 रुपए की वस्तु बताई, लेकिन जब आपने डिस्काउंट के लिए बोला तो उसने 10% डिस्काउंट के लिए आपको बोल दिया, तो वस्तु आपने कितने में खरीद ली, 90 रुपए में। कितने में खरीद ली, 90 रुपए में। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दी जाने वाली कटौती। हमेशा आपको ध्यान रखना है, बट्टा जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। क्यों, आपने किसी वस्तु को देखा कि उस पर 500 रुपए रेट प्रिंट थी, एक वस्तु के ऊपर 500 रुपए प्रिंट था रेट, तो ये जो प्रिंट था ये क्या है, आपका अंकित मूल्य। आपसे पूछा गया
आपने दुकानदार से पूछा भाई इस पे क्या डिस्काउंट दोगे, तो उसने आपको 10%, 5%, 20% जो भी है 10% डिस्काउंट आपको दिया गया। तो ये डिस्काउंट किस पे दिया है, ये अंकित मूल्य पे दिया है। किस पे दिया है, अंकित मूल्य पे। अब इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 10% को इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, तो 50 रुपए तो आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 450 रुपए आपने उस दुकान वाले को दिए, मतलब 450 रुपए में उसने वो वस्तु आपको बेच दी। यहां पर यदि अपन बात करें तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। यहां पर अपन ने देख लिया, अंकित मूल्य में से मैंने बट्टा मतलब डिस्काउंट को घटा दिया। अंकित मूल्य मेरी वस्तु पर कितना था, 500 रुपये, 10% मैंने क्या दे दिया, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, 50 रुपए का। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 450 रुपये। कितना हो गया विक्रय मूल्य, 450। अब यदि अपन बात करते कि गोल्डन रूल क्या है इसका, तो बट्टा की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर ही की जाती है। बट्टा की गणना हमेशा किस पर की जाएगी, अंकित मूल्य पर। जो मूल्य वस्तु के पैकेट पर वस्तु पर अंकित है, उस अंकित मूल्य पर हम बट्टा की क्या करेंगे, गणना करेंगे। और विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो अंकित मूल्य में से बट्टा को माइनस कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक दर्शाया गया है कि ये पूरा जो है, ये पूरा जो है आपका, ये क्या था, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में से कुछ आपने उसको डिस्काउंट कर दिया ये, और ये डिस्काउंट करने के बाद में जो ये बचा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। चलिए अपन आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर क्या है, क्रमिक छूट। हाँ, कभी कभी क्रमिक रूप से बट्टा दिया जाता है। जैसे माना कि मैंने आपको 10% दिया, आगे आपने किसी को 5% दे दिया, उसने आगे उसको 2% दे दिया। तो क्रमिक बट्टा यदि आप दिया जाए तो फिर उसकी क्या स्थिति बनती है। यहां पर देखिए 100% अंकित मूल्य, मतलब एक वस्तु पर 100 रुपये अंकित मूल्य था। कितना था, 100 रुपये। लेकिन यहां पर हमने R1% इसको क्या दे दिया, बट्टा दे दिया, मतलब छूट दे दी। तो आपके पास में ये नया मूल्य आ गया, आया कि नहीं। और ये नया मूल्य इससे कम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि उसने बट्टा दिया, छूट दिया है, उसको डिस्काउंट दिया है। दूसरी बार अगले व्यक्ति ने और डिस्काउंट दे दिया, तो ये फिर जो है वो डाउन हो गया, ये आपका R2% हो गया। तो ये आपका जो है अंकित अंतिम विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर ये। तो कहाँ ये और कहाँ ये, यहाँ पर आपको दो बार जो है डिस्काउंट दिया गया है। एक बार R1% और एक बार R2%। ये आपके दो बार जो है उसको क्रमिक बट्टे दिए गए, क्रमिक डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पर अपन को इसकी क्या स्थिति बनती है कि जब किसी वस्तु पर एक के बाद एक लगातार छूट दी जाए, ध्यान दें अगली छूट हमेशा घटे हुए मूल्य पर लगती है, मूल मूल्य पर नहीं। अब इसको आप देखिए दूसरे तरीके से समझ लीजिए। आपको माना कि यहाँ पर 100 रुपये अंकित मूल्य था, मैं इसको R1% न कह करके मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई ये 10% यहाँ पर मैंने बट्टा दिया, तो ये नया मूल्य कितना आ गया इसका, 90 रुपये। ये कह रहा है कि 10% बट्टा और दे दिया, यहां पर मैंने 10% और दे दिया, तो ये 10% इस 90 रुपये पर जो है बट्टा दिया गया है, ये 10% इस 100 रुपये पर बट्टा दिया गया है, न कि ये सब इसी पे लगेंगे। ऐसे नहीं आपने 10% यहां पर और 10% यहां पर, और दोनों को 20% करके और 100 में से आपने 20% माइनस कर दिया, गलत हो जाएगा प्रश्न, ठीक है ना। ये 90% पर, 90 रुपये पर आपने 10% छूट दी है, तो नया जो मूल्य होगा यहाँ पर वो 9 रुपये आपको घटाना पड़ेगा, मतलब आपका 81 रुपये यहाँ पर आएगा। कितना आएगा, 81 रुपये, मतलब 100 रुपये में वस्तु यहाँ से निकली, दो बार उसको 10-10% का क्रमिक बट्टा दिया गया, और वस्तु का मूल्य अंत में कितना रह गया, 81। यहाँ पर सूत्र भी दे रखा है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, तो अंकित मूल्य इंटू 1-R1/100 गुना 1-R2/100, और मल्टीप्लाई यदि आगे भी दिया गया है, क्रमिक बट्टा तीसरा बट्टा दिया गया है, चौथी बार दिया गया है, पांचवी बार दिया गया, तो जितनी बार दिया गया है उसको अपन इसको क्या करते जाएंगे, कैलकुलेशन
करते जाएंगे। ठीक है ना, ये सूत्र अपन को ध्यान रखना है। अंकित मूल्य को गुना करना है 1-R1/100 गुना 1-R1/100 वो R2/100, ऐसे ही आपको कंटिन्यू जो है वो आपको करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे इसकी क्वेश्चन देखते हैं। समतुल्य बट्टा की गणना कैसे करेंगे? समतुल्य बट्टा की गणना हम कैसे करेंगे? समतुल्य बट्टा मतलब दो छूटों के लिए x% और y% का समतुल्य बट्टा x + y - x/100%। उदाहरण 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट का एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा? मतलब आपने 3 बार बट्टा दिया, 3 बार आपने छूट दी। एक बार आपने 10% दिया, एक बार आपने 20% दिया, एक बार आपने 50% दिया। आपसे कहा गया कि समतुल्य बट्टा क्या है। समतुल्य मतलब एवरेज बट्टा बताओ। एवरेज हमने तीनों बार में कितनी छूट दे दी। ठीक है, तो यहां पर आपको चरण 1 के अंदर आपको जो सूत्र आपको दिया गया है x + y, यहां पर मैंने x + y कर दी। मतलब 10 + 20, यहां पर एक बार 10 दिया गया, एक बार 20 दिया गया, 10 + 20। फिर एक्स वाई को मैंने गुना कर दिया 200 को 10, 20 को 10 से गुना कर दिया 200 बटा क्या है 100। ठीक है ना, और प्रतिशत मतलब आपने यहां पर ये आपने कर दिया कि 10 + 20, ठीक है ना, 200 बटे क्या आ गया आपका 100। ठीक है, यहां पर अपन क्या कर देंगे, इसको 2 से काट देंगे और 10 और वो 20 और 10 यहां पर माइनस का चिन्ह है, ये आपका 30 हो गया, माइनस आपके 2 हो गए, मतलब 28% आपका क्या हो गया, 28% जो है वो आपका क्या हो गया, क्रमिक वो समतुल्य बट्टा हो गया। अब अपन की बात आती है कि इसमें तीसरा भी दिया गया है। तीसरे नंबर पर कितना दिया गया, 50% दिया गया। अब तक अपन के पास में कितना था, 28% था। तो मैं फिर आपको इनको गुना करूंगा, फिर दोबारा सूत्र लगाना पड़ेगा कि 50 तीसरे नंबर पर दिया गया, 28 मैंने इन दोनों का समतुल्य निकाला है और इनको मैंने क्या कर दिया है, आपस में गुना किया है 1400/100। तो लास्ट में आपका जो है वो 64% बट्टा निकल के आएगा, 64% बट्टा निकल के आएगा। ठीक है, यदि इसमें एक और होता फिर इसको तिवारा सूत्र चरण 3 के अंदर ले जाते, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, ऐसे अपन इसको चरण थर्ड में ले जाएंगे। तो ऐसे अपन समतुल्य बट्टा, अब यदि ओवरऑल में इन तीनों को हटा दूं, तीनों बट्टा को मैं हटा दूं, 10%, 20%, 50%, और डायरेक्ट कह सकता हूं कि मैं 64% बट्टा दे रहा हूं, 64% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो वो आपका बिल्कुल क्या होगा, समान होगा। यदि आप इनका अलग अलग बट्टा निकाल लो और 64% एक साथ निकाल लो, दोनों बराबर होंगे। चलिए आगे अपन देखते हैं। यहां पर आपको दिया गया आगे उदाहरण एक, उदाहरण में क्या है कि निम्न में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, मान लीजिए अंकित मूल्य आपके पास में किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 100 है। ये कह रहा है कि आपके पास में दो विकल्प है। दो विकल्प क्या है, एक में आपको 20%, 15%, 10%, और एक में आपको 25%, 12%, 8%, ये आपको डिस्काउंट दिया गया। आपसे कहा गया भाई दोनों में से एक विकल्प को आप चुन लो और दोनों में से जो भी विकल्प आपको अच्छा लगे उसको आप हमें बता दो, उसी के अनुसार हम आपके डिस्काउंट की गणना कर देंगे और उसी के अनुसार आपको वस्तु हम दे देंगे। तो आप इन दोनों में से कौन सा जो डिस्काउंट है उसको आप क्या करेंगे, उसको अपन मानेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर अपन ने क्या किया है, यहां पर अपन ने क्या किया है, आपने 3 बार आपको बट्टे दिए गए हैं, अंकित मूल्य कितना है आपका 100 है, कितना है आपका 100। तो यहां पर हमने कैलकुलेशन इसकी निकाल ली और कैलकुलेशन इसकी निकाल ली। ठीक है ना, देखिए 100 आपका अंकित मूल्य है, ठीक है,
20% आपने पहले छूट दी, 20%। तो इसका मतलब है कि आपका विक्रय मूल्य 80 रुपये था, मतलब 100 रुपये आपके पास में अंकित मूल्य, 100 रुपये वस्तु पर लिखा है, आपने छूट दे दी 20 रुपये की, तो मैंने इसको 80 रुपये में बेच दिया। एक बार मैंने कितने में बेच दिया? 85 रुपये में बेच दिया। एक बार मैंने इसको कितने में बेच दिया? 90 रुपये में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या है मेरा? 100 है। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। यहां पर हमने इसको ऐसे कर दिया, आप इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। 100 से 100 आपका गया, एक 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 एक, ये आपका गया, ठीक है ना। और आपको इसको क्या है, मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद में आपका आ जाएगा 61.20, मतलब 61.20 रुपये आपका विक्रय मूल्य। यदि आप ये छूट लेते हो तो आपको 100 रुपए की वस्तु के 61 रुपये और 20 पैसे आपको देने हैं, यदि आप इस विकल्प का यूज करते हो तो। यदि मैं सेकंड विकल्प की ओर जाऊं तो ये तो मेरा अंकित मूल्य हो गया, पहला बट्टा मुझे 25% दिया गया, तो मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 75। 12 दिया गया 88, 8 दिया गया तो 92। और जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो मुझे विक्रय मूल्य निकल के आया 60 रुपये 72 पैसे। यदि मैं इस विकल्प का प्रयोग करता हूं तो मुझे 60 रुपये 72 पैसे जो है वो देने पड़ेंगे 100 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु के। आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए, किसके लिए पूछ रहा है? खरीदार के लिए बेहतर कौन सा होगा? तो कौन सी चीज को खरीदार क्या खरीदेगा? खरीदार के लिए विकल्प बी बेहतर रहेगा, खरीदार के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें उसको 61 रुपये 20 पैसे देने पड़ रहे हैं, इसमें उसको 60 रुपये 72 पैसे देने पड़ रहे हैं, तो खरीदार के लिए ये रहेगा, क्योंकि इसमें उससे कम भुगतान 60 रुपये 72 पैसे करना पड़ रहा है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि खरीदार के लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा, तो उसको बी वाला विकल्प जो है वो बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार आपको इसकी गणना करनी पड़ेगी, गणना करोगे तो आपको विक्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य आ जाएगा तो आप देख लो कि कौन से विकल्प में आपको विक्रय मूल्य कम पड़ रहा है। तो जिसमें विक्रय मूल्य कम है उसी को अपन अच्छा विकल्प मान के चलेंगे। अगला यहां पर अपन को आ गया कि संपूर्ण सार व्यापार का त्रिकोण। व्यापार का त्रिकोण यहां पर अपन को देखना है। क्या है व्यापार का त्रिकोण? कि ये आपका अंकित मूल्य है, ये आपका क्या है? अंकित मूल्य। ये आप मार्कअप, मार्कअप क्या है? ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपके लाभ हानि है, और ये आपका डिस्काउंट है, और ये आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए कैसे चलेगी ये चीजें। आपने कोई वस्तु यहां पर खरीद ली, यहां पर आपने कोई वस्तु खरीद ली, ठीक है ना। आपने उस वस्तु पर मार्कअप कर दिया, मतलब मूल्य अंकित कर दिया। आपने इस वस्तु को यहां पर 100 रुपये में खरीद लिया, आपने क्या किया? उस पर मार्कअप कर दिया कि भाई मैं इसको 150 रुपये में बेचूंगा। कितने रुपए में बेचूंगा? 150 रुपये में। क्लियर है? आपने उस पर 10% बट्टा दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया। आपने वो वस्तु कितने रुपए में बेच दी? डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया गया, अंकित मूल्य आपका 150 रुपये, तो आपने डिस्काउंट कितने रुपए का दे दिया? 150 का 10% मतलब 15 रुपये का। तो आपने वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया? 135 रुपये में। ये 135 रुपये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। आपसे कोई पूछेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुई, तो भाई कोई वस्तु 100 में खरीदी, 135 में बेच दी, तो 35 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। 35 रुपये का क्या हो गया? आपसे कोई पूछता है कि 35 रुपये का जो लाभ है वो कितना प्रतिशत है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है ना। लाभ, लाभ कितना है आपका? 35 रुपये। क्रय मूल्य कितना है आपका? 100, इंटू परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35% आपका लाभ प्रतिशत हो गया। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। एक ही विक्रय मूल्य तक पहुंचने के लिए दो रास्ते, या तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ें या अंकित मूल्य में से बट्टा घटाएं। ठीक है ना। या तो क्रय मूल्य में आप लाभ जोड़ दो, या आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दो या अंकित मूल्य में से बट्टा घटा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपको
प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये त्रिकोण को भी आप यहाँ पर समझ लें। सबसे पहले क्रय मूल्य लाया, अंकित मूल्य मार्कअप कर दिया, बट्टा निकाल दिया, विक्रय मूल्य बच गया। ठीक है ना। कितने में बेची, विक्रय मूल्य में से आपने क्रय मूल्य को घटाया, प्लस संख्या आई तो लाभ हुआ, माइनस संख्या आई तो हानि हो गई। ठीक है भैया, आगे चलिए, आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर हमने एक प्रश्न आपको लिखा है, उस प्रश्न को अपन हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका लागत मूल्य 450 रुपये है। लागत मूल्य 450 रुपये है, इसका मतलब क्या है, आपका जो क्रय मूल्य है वो आपका 450 रुपये है। लेकिन समीकरण को अपन को एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर करना है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के बराबर। अब विक्रय मूल्य क्या होता है भैया, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट, जितना भी आपने छूट दिया है, ठीक है ना, बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। मतलब ये दोनों चीज जो है वो बराबर है, दोनों चीज क्या है, बराबर। अब अपन को मान रखना है अंकित मूल्य गुना 90% बराबर 450 गुना 120%। आपसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना होगा। यहां पर अंकित मूल्य आपके पास नहीं है, अंकित मूल्य आपने एक्स मान लिया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अपन इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो कि x इंटू 90% बराबर 450 इंटू 120%, मतलब 100, यहां पर लगा दे, 2 0 1 0। ठीक है भाई, ये हो गया 9x बटे 10 बराबर 45 को अपन 12 से गुना कर देंगे, 450 एक हो गए और 90 एक हो गए, तो ये लगभग 540 हो गए आपके। 12 पंजे 60, बच्चक्कू 48 और 6 5, ठीक है ना, बटा में कुछ है नहीं। तो अपन का 9x बराबर कितना हो गया आपका 5400, बजर गुना कर देंगे। x बराबर कितना हो गया 5400 बटे 9, तो x बराबर कितना हो गया 9 छिके 54, 600 रुपये। मतलब आपके पास में जो अंकित मूल्य है वो आपका कितना आ गया, 600 रुपये आपका आ गया। अंकित मूल्य कितना आ गया आपका 600 रुपये आ गया। अब आप इसको आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, 600 रुपये अंकित मूल्य पर छूट हमेशा होती है, तो 600 रुपये अंकित मूल्य 10% की उसने छूट दे दी, मतलब 60 रुपये की उसने छूट दे दी। मतलब उसने वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया, 540 रुपये में बेच दिया। ये कह रहा है कि 20% फिर भी लाभ कमा रहा है, 20% फिर भी लाभ कमा रहा है। आपको पता है कि ये 450 रुपये इसका लागत मूल्य, 450 की वस्तु को 540 रुपये में वो बेच रहा है, तो निश्चित ही उसको लाभ हो रहा है, निश्चित उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहां पर अपन को लास्ट में परीक्षा के लिए त्वरित संदर्भ सारणी, परीक्षा यदि आपकी आ गई है और आपको तुरंत प्रभाव से यदि सारी चीजें चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक ही पूरा ये जो है इसको आप पढ़ लो कि आधारभूत प्रतिशत यदि आपको निकालना है, जैसे लाभ प्रतिशत निकालना हो, ठीक है ना, तो लाभ ऑब्लिक मतलब बटा क्रय मूल्य 100 से मल्टीप्लाई कर दो। हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि बटे क्रय मूल्य 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हानि और लाभ प्रतिशत आ जाएगा। यदि आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है ना, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, आपको ये अंकित मूल्य मार्कअप मूल्य जो होता है उसमें से डिस्काउंट को आपको घटाना पड़ेगा। यदि आपको एकल छूट मतलब एक्स और वाई दो प्रकार की छूट दे रखी हो, तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है और एक आपकी छूट आ जाएगी, मतलब समतुल्य बट्टा आ जाएगा आपका। विशेष दर यदि आपको निकालनी है, तो यहाँ पर लाभ और हानि प्रतिशत जो आपने वस्तुओं को कि 12 रुपये में 15 वस्तु खरीदी, 15 रुपये में 12 वस्तु बेच दी, ऐसी स्थिति यदि आपको आती है तो आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। और दुकानदार यदि बेईमानी करता है, त्रुटिपूर्ण काम करता है, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए त्रुटि को ऊपर लिखो, सही मान में से त्रुटि को घटा दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये आपकी स्थिति यहां पर बन के आती है। तो ये
लाभ हानि में आपको इतनी चीजें जो हैं वो याद रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो सारी चीजें लाभ हानि में आपको जो है काम आने वाली है, परीक्षा के लिए त्वरित संदर्भ सारणी है, ठीक है ना। तो ये आपको काम आने वाली, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये आपको लाभ हानि और बट्टा से संबंधित जो आपका मैटर था वो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी जो है और अन्य प्रश्नावली अन्य मैथ के संबंधित पढ़ना चाहते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी हम आगे वाली वीडियो में लाइव क्लास के अंदर जो है हम करेंगे। ये तो अभी हमने केवल समझा है, एक दो एग्जाम्पल इसमें देखें, बाकी की लाइव क्लास के अंदर अपन कुछ क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।